हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। कविता मेडिकल की छात्रा थी। वह एक हॉस्पिटल में काम करती थी। एक दिन उसकी शिफ्ट देर से खत्म हुई थी, क्योंकि रात के स्टॉप में कविता की जगह जिसे आना था वह किसी कारणवश 3 घंटे लेट आई थी। कविता आज 9 बजे हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकली। हॉस्पिटल से कविता का घर 30 किमी की दूरी पर था। उसने ऑटो रुकवाया। उस वक्त ऑटो वाला किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा और ऑटो में बैठने के लिए कहा। वह ऑटो में बैठी और उसे चलने के लिए कहा। ऑटो में उसके अलावा एक पति पत्नी और बैठे थे, इसलिए उसे इतनी रात में भी ज्यादा डर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद उस ऑटो में एक युवक चढ़ा। लगभग 10 मिनट बाद दूसरा आदमी फिर ऑटो में चढ़ा। उसके लगभग 15 मिनट बाद वह दोनों पति पत्नी ऑटो से उतर गए। अब कविता को ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अब ऑटो में वह अकेली महिला थी। उसका मन करता कि वह भी उन दोनों के साथ ऑटो से उतर जाए, और वह उतर कर जाती कहाँ। ऑटो अब फिर से चलने लगा था। कविता के घर आने में अभी भी 25 मिनट थे। कविता बार बार अपनी घड़ी देखती कि और अभी कितना टाइम लगेगा। लगभग 10 मिनट बाद कविता ने देखा कि ऑटो अनजान रास्ते से जा रहा है। यह देखकर कविता बोल पड़ी, यह किस रास्ते से ले जा रहे हो भैया। ऑटो वाला बोला, अरे मैडम जी, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। कविता बोली, आप उसी रूट पर वापस लो, नहीं तो मैं ऑटो रोको, मैं उतर जाती हूँ। इससे पहले कविता कुछ और बोलती, उस ऑटो में सवार एक आदमी ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, उस एयरपोर्ट के पास वाले सुनसान जंगल में ऑटो लेकर चल। उसी दौरान दूसरे आदमी ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए। यह सुनकर कविता पूरी तरह दहल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह आए दिन अखबार और टीवी पर रेप की घटनाएं सुनती रहती थी, तो क्या अब कविता उसका शिकार बन जाएगी। इसके बारे में सोचते ही कविता की रूह कांप गई थी। उसने अपने आप को उन लोगों के चंगुल से आजाद करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर उसने हार न मानी। जिस आदमी ने कविता का मुंह पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में कविता ने जोर से काटा। उसने जैसे ही अपना हाथ हटाया, कविता जोर से चीखी, बचाओ बचाओ। इससे पहले वो दोबारा चीखती, उस आदमी ने कविता को एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दोबारा उसका मुंह कसकर पकड़ लिया। उस थप्पड़ से कविता को कुछ समय के लिए बेहोशी छाने लगी थी। अब उसी ऑटो के पीछे एक दूसरा ऑटो भी आने लगा था। उसमें मनीष सवार था। मनीष पहलवान था। वह पैरा ओलंपिक में एक बार गोल्ड मेडल जीत चुका था। वह एक टूर्नामेंट के सिलसिले में यहाँ आया था और अब वापस अपने शहर जाने के लिए यहाँ से निकला था। जल्दी एयरपोर्ट पहुँचने के लिए उसने ऑटो वाले से शॉर्टकट लेने के लिए कहा, जो कि उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ता था, जिस पर कविता को जबरन ले जा रहा था। मनीष का ऑटो उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने वाले ऑटो से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। यह आवाज सुनकर मनीष ऑटो वाले से बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, उस सामने वाले ऑटो में कोई लड़की है, उसे हमारी मदद चाहिए। ऑटो वाला एकदम लापरवाही से बोला, छोड़ो न साहब, क्यों किसी पचड़े में पड़ना। यह सुनकर मनीष बोला, अगर उसमें तुम्हारी बहन होती तो। ऑटो वाला बेफिक्री से बोला, हमारी कोई भी बहन नहीं है साहब, और आप भी इस पचड़े में मत ही पड़ो साहब। हमारा काम था समझाना, बाकी आप जानो। ऑटो वाले की यह बात सुनकर मनीष मन ही मन सोचने लगा कि आजकल का इंसान कितना संवेदनहीन हो गया है। फिर उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया और सारी बात बताई।
मनीष ने फोन कट करने के बाद ऑटो वाले से कहा, पुलिस को यहाँ आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, तब तक उस ऑटो का पीछा करते रहो। ऑटो वाला बोला, ठीक है साहब। कुछ देर बाद सामने वाला ऑटो जंगल के अंदर की ओर मुड़ा। मनीष का ऑटो भी उसके पीछे पीछे मुड़ गया। सामने वाले ऑटो में सवार उन लोगों ने देखा कि पीछे वाला ऑटो उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने देखा कि पीछे वाले ऑटो में सिर्फ 2 लोग हैं, एक ऑटो वाला और दूसरा कोई यात्री है। कुछ देर बाद सामने वाला ऑटो रुका। तब तक उन्होंने कविता के हाथ पांव बांध दिए थे और मुंह किसी कपड़े से बांध दिया था। मनीष का ऑटो भी रुक गया। मनीष ने देखा कि वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे और ऑटो के अंदर 3 लोग। उन लोगों ने कविता को उठाकर किसी निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर फेंक दिया और मनीष की ऑटो की तरफ बढ़ने लगे। मनीष ऑटो से उतरा और बोला, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। उन लोगों में से एक बोला, चुप कर साले, तुझे अंदाजा भी है कि तूने हमारे पीछे आकर कितनी बड़ी गलती की है। मनीष बोला, गलती तो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग अपनी और इस लड़की की दोनों की जिंदगी खराब कर रहे हो। अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। तुम्हारे घर में भी माँ बहनें होंगी। पर ऐसे वाक्यों का असर सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। मनीष की यह बात सुनकर वह सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अब इस लड़की के साथ तुम दोनों भी यहीं मारे जाओगे। यह सुनकर कविता एकदम डर गई। वह बेबस और लाचार थी। उन लोगों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। उसे अपनी इस हालत पर बहुत क्रोध आ रहा था और साथ ही मनीष और उस ऑटो वाले के लिए बहुत दुख भी हो रहा था। उन लोगों की यह बात सुनकर मनीष का ऑटो वाला अपना ऑटो लेकर वहां से निकल गया। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह यह समझता था कि हर किसी को अपनी जान की फिक्र होती है। मनीष वहीं अपनी जगह खड़ा रहा। वह लोग दौड़कर मनीष की ओर आए। उन लोगों ने मनीष पर हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास चाकू भी था। उनमें से एक ने मनीष के ऊपर चाकू से हमला किया, पर वह लोग दौड़कर मनीष की ओर आए। उन लोगों ने मनीष पर हमला शुरू कर दिया। उन लोगों के पास चाकू भी था। उनमें से एक ने मनीष के ऊपर चाकू से हमला किया, पर मनीष ने उसके हाथ में एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। इस दौरान दूसरे हमलावर ने मनीष के सीने पर चाकू से प्रहार करने का प्रयास किया, पर मनीष अपनी जगह से हट गया और चाकू उसके कंधे पर जा लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने मनीष को कसकर पकड़ लिया। मनीष ने उन लोगों के सामने खूब मन्नतें की कि इस लड़की को छोड़ दें, पर वे नहीं माने। वह लोग मनीष और कविता की बेबसी पर हंसने लगे। मनीष बोला, अगर तुमने आज यह गुनाह किया तो तुम्हें सजा होगी। इसके लिए न सही, अपने लिए ही सही, यह सब मत करो प्लीज। मनीष की बात सुनकर उनमें से एक बोला, हमारे देश में इस गुनाह की कोई बड़ी सजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद होगी या कुछ दिनों में बेल कर छूट हो जाएंगे। बोलकर वह हंसने लगे। मनीष ने फिर उन लोगों से आग्रह किया कि वे उस लड़की कविता को छोड़ दें, पर उन लोगों पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उन लोगों ने मनीष को पकड़ा हुआ था। उनमें से एक ने चाकू निकाला और मनीष के पेट में जैसे ही मारने वाला था, मनीष ने उसके दोनों टांगों के बीच में जोर से लात मारी, जिससे उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह हमलावर अपने आप को संभालने में लग गया। बाकी के हमलावर यह देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर धक्का दिया और उनमें से एक मनीष पर चाकू से वार करने उसके ऊपर आ गया, पर मनीष को जहां धक्का दिया था वहां बाजू में पहले हमलावर का चाकू पड़ा हुआ था।
मनीष ने बिना देरी किए झट से वह चाकू उठाया और आत्मरक्षा में उस दूसरे हमलावर पर प्रहार किया। मनीष ने वह चाकू उसके कंधे या बाजू में मारने की सोची, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह चाकू उस दूसरे हमलावर के गर्दन में जा लगा। वह दर्द से छटपटाने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अपने साथी को मरा हुआ देखकर उन चारों हमलावरों को मनीष पर बहुत क्रोध आया। मनीष ने उस मृत हमलावर को उठाने की कोशिश की, पर मुर्दे जिंदा नहीं होते। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके कारण किसी की जान गई थी। वह मन ही मन अपने आप को कोस ही रहा था कि अचानक उन चारों हमलावरों ने मनीष को पीटना शुरू कर दिया। वह लोग मनीष को लातों घूंसों से मारने लगे, पर मनीष अपने ही कसमकस में डूबा हुआ था। उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई थी। दूर पड़ी कविता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह लगातार मनीष को उन आंसुओं से भरी आंखों से देखे जा रही थी, मानो वह मनीष से कुछ कहना चाहती हो। अब मनीष का ध्यान कविता की तरफ गया। उसने उसकी आंखों में देखा। वो ऐसी थी जैसे मानो वह कह रही हो, प्लीज मुझे बचा लो। अब मनीष ने ठान लिया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, पर वह कविता को बचा कर ही रहेगा। मनीष ने पास ही में पड़ा पत्थर उठाकर उनमें से एक के सर पर दे मारा। सर पर पत्थर पड़ते ही वह हमलावर बेहोश हो गया। बाकी के 3 हमलावर यह देखकर गुस्से में भड़क उठे। उन लोगों ने मनीष को काबू करने के लिए कोशिश की। 2 हमलावरों ने मनीष के हाथों से पत्थर छीनने की कोशिश की, पर मनीष ने उस पत्थर से उसे भी मारना शुरू कर दिया। इतने में तीसरे हमलावर ने मौका देखकर पीछे से मनीष की पीठ पर चाकू से वार किया। चाकू लगने से मनीष दर्द से कराह उठा। उसके हाथ से पत्थर छूट गया। उस हमलावर ने मनीष पर चाकू से दोबारा वार किया। मनीष के ठीक सामने एक हमलावर था। इस बार मनीष नीचे झुक गया और वह चाकू सीधा उसी के साथी के सीने में जा लगा। चाकू के उस खौफनाक वार से वह हमलावर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके 2 साथी यह देखकर घबरा गए और कुछ ही सेकंड में उसकी भी मौत हो गई। अब उन्हें मनीष पर पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उनके 2 साथी मारे जा चुके थे और तीसरा गंभीर रूप से घायल था। उनमें से एक बोला, साले तेरी वजह से हमारे साथियों की ऐसी हालत हुई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों के लिए घायल मनीष को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर मनीष ऐसी हालत में भी उनसे पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। उन लोगों ने मनीष को पकड़कर वापस पीटना शुरू कर दिया। वह उसे पीटकर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। मनीष बुरी तरह घायल था। उसके कंधे और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे और उनमें से बहुत खून बह रहा था। उसे लगा कि वह शायद ही जिंदा बचेगा, पर उसने ठान ली थी कि अपने मरने से पहले वह इन सब जानवरों को मार डालेगा, ताकि वह उस लड़की कविता की जिंदगी खराब न कर पाए। मनीष ने अपने आप को संभाला। मनीष ने अपने सामने वाले हमलावर के दोनों टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारी, जिससे वह कराहते हुए नीचे गिर पड़ा। अपने साथी को नीचे गिरता हुआ देखकर उस 5वें हमलावर ने उसे संभालने की कोशिश की। उसे दर्द से कराहता हुआ देखकर उस 5वें हमलावर ने अपने जेब में रखा चाकू निकालने के लिए हाथ डाला, पर चाकू जेब में नहीं था। वह इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। इस दौरान मनीष अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। उस 5वें हमलावर को एक चाकू नजर आया। यह वही चाकू था जो उसके एक हमलावर दोस्त के सीने में लगा था। उसने जाकर अपने दोस्त के सीने में से वह चाकू निकाला और मनीष की तरफ बढ़ने लगा और बोला, साले हमारे दोस्तों को खा गया, तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर उसने मनीष के सीने में चाकू से एक वार किया, पर उसी दौरान मनीष ने पास ही में पड़ा पत्थर उठाकर उसके सर की तरफ जोर से फेंका। उस पत्थर के हमले से उस हमलावर के हाथ से वह चाकू छूट गया, जिसे मनीष ने तेजी से उठा लिया। मनीष के हाथ में चाकू देखकर
वह पांचवा हमलावर बुरी तरह डर गया। उसने मनीष से रहम की भीख मांगी। यह सुनकर मनीष बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से कितनी मिन्नतें की, पर तुम लोग आंखों में आंसू लिए। तुम लोगों ने मुझे खूनी बना दिया। मनीष यह बोल ही रहा था कि अचानक से उसके चौथे साथी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मौका देखकर उस अन्य साथी ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। मनीष के हाथ से चाकू छीनकर वह हमलावर बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मनीष ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा न हुआ। उस हमलावर ने मनीष के ऊपर हमला किया, पर ठीक उसी दौरान मनीष ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और एक झटके से नीचे बैठ गया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों हमलावर अपने आप को संभाल नहीं पाए और वह चाकू सीधा उस हमलावर के सीने में जा लगा जिसने मनीष को पकड़ रखा था। वह हमलावर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चाकू वाले हमलावर ने समय न गवाते हुए मनीष के ऊपर एक अन्य हमला किया, पर मनीष अपनी जगह से हट गया। उस हमलावर ने मौका देखकर लात मारकर मनीष को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया ताकि वह हिल न पाए। पर मनीष इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। उस हमलावर ने मनीष के सीने पर एक अन्य वार करने की कोशिश की, पर मनीष ने उसके हाथ पकड़ लिए। मनीष ने उसे एक जोरदार घूंसा दिया जिससे उसकी पकड़ चाकू पर ढीली पड़ी और मनीष ने उससे चाकू छीनकर वह चाकू उसके पेट में घोंप दिया। चाकू के वार से वह हमलावर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मनीष दौड़ते हुए कविता के पास आया और उसके हाथ पांव खोलने लगा। मनीष कविता का मुंह खोलते हुए बोला, तुम ठीक हो तो बहन? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? वह यह बोल ही रहा था कि अचानक वह हमलावर जिसने सर पर मनीष ने पत्थर मारा था ने मनीष के ऊपर हमला किया। यह देख कविता बुरी तरह डर गई। मनीष ने अपने आप को संभालते हुए उसे एक घूंसा जड़ दिया, फिर उसे पकड़कर नीचे पटक दिया। वह हमलावर सर के बल गिरा था और वहां पर एक पत्थर भी था और पहले से ही उसके सर पर चोट लगी थी। इसी वजह से उसके सर से पहले से ज्यादा खून बहने लगा। वह जमीन पर छटपटाने लगा। मनीष सब पूरी तरह थक चुका था। वह भी जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे कविता का ख्याल आया। उसने उठने की बहुत कोशिश की, पर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह कुछ करता इससे पहले ही वह बेहोश हो गया। मनीष को जब होश आया तो वह अस्पताल में था। कविता उसके बगल में बैठी हुई थी। मनीष कविता से बोला, क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे? कविता बोली, जब आप बेहोश हो गए थे उसके कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई थी। उन्होंने मेरे हाथ पैर खोले और आपको और उन पांचों को यहाँ पहुँचाया। उनमें से एक जिंदा है। पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है। आपके साथ जो ऑटो वाला था उसने छुपकर इस सारी घटना का वीडियो बना लिया था। वह आपकी रिपोर्ट लेने गया है। लो, वह भी आ गया। मनीष का ऑटो वाला वार्ड में आता है। मनीष को ठीक देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आप उठ गए साहब, आपने अच्छा किया उन जानवरों के साथ। कुछ देर बाद उस वार्ड में पुलिस आई और जो पुलिस ने उन्हें बताया उसे सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने बताया कि उस घायल मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि वह और उसके साथी काफी दिनों से कविता पर नजर रखे हुए थे। वह लोग बस एक मौके की तलाश में थे और वह मौका उन्हें कल रात मिला था, पर मनीष ने बीच में आकर उनके मकसूदों पर पानी फेर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि वह पांचवा मुजरिम भी मर चुका है। कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि मनीष के हाथे हुए सारे कत्ल उसकी और कविता की रक्षा में हुए हैं और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। पर मनीष एक मुक्केबाज था और उसके हाथों से 3 लोगों की हत्या तो हुई ही थी। इसके लिए खेल अध्यक्ष ने उसके खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया।
पर मनीष को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इस घटना के 5 साल बाद कविता अब शादी करने जा रही है और उसने जिद की है कि अगर मनीष उसकी शादी में नहीं आएगा तो वह शादी ही नहीं करेगी। इसलिए मनीष उसकी शादी में जाने के लिए निकल चुका है। वह कविता से बात करते हुए ट्रेन में चढ़ता है। अरे कविता बहन, मैं सुबह तक आराम से पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।